एग्ज़ाम की तैयारी करना भी किसी युद्ध से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों आपके साथ अपनी पर्सनल 2 ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो मैं पढ़ाई के दौरान फॉलो करता था और जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कई बार सोचते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें या हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप इन 2 चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना जो मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, हमारी प्रिपरेशन के दौरान जो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने फॉलो करा था, वो था मार्किंग। अब मार्किंग कैसे करनी है? देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम कोई भी चैप्टर या कोई भी सिलेबस की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम पढ़ते रहते हैं, बहुत सारा पढ़ लिया। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आप हमेशा नोटिस करो कि आपको जब कम टाइम मिलता है तो आपको ये नहीं समझ आता कि अब इस कम टाइम में मैं क्या करूं, क्या रिवाइज़ करूं। क्योंकि बच्चों की भी क्वेरी ये आती है कि क्या सर हम सारे क्वेश्चन करें, सारे क्वेश्चन लिख कर देखें, सारे हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो इसमें मार्किंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने लिए जब मैं पढ़ाई करता था तो अलग अलग कुछ सिंबल्स बना लिए थे। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टार बना सकते हो, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। कुछ क्वेश्चंस पर सी का सिंबल बनाता था मैं। सी का सिंबल ये होता है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट को डिनोट करता है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है पढ़ते समय काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं। जैसे चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, या मैथमेटिक्स की अगर बात करूं, उस ऐसे सब्जेक्ट में जो उसका फॉर्मूला होता है, या अगर मैं किसी थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं तो उस थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर जो उसका मेन कह सकते हो आपका बॉडी होता है कि ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज या लिमिटेशंस, तो इन चीज़ों पर मैं सी सिंबल बनाता था, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको तो ज़रूर हमें रिवाइज़ करना है। फिर क्या होता है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी कभी पूरे चैप्टर में 1-2 चीज़ें, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा हटके होते हैं। उनका कोई पॉइंट ऐसा होता है जो पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चनों के बीच में एक अलग पॉइंट होता है जिसको मैं डिफरेंट बोलता हूँ। तो कई बार उस पर मैं डी का सिंबल बना लेता हूँ। तो जब हम ये मार्किंग करते हैं तो बेसिकली कहीं पर स्टार बने हुए हैं, कहीं पर सी बना हुआ है, कहीं पर डी बना हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं, जब भी हम अपने किसी भी सब्जेक्ट का एक रिवीजन करने के लिए बुक खोलते हैं तो हमें अपने बनाई हुई मार्किंग दिख जाती है। जब सी बना होगा जिस क्वेश्चंस पर, तो मैं एग्ज़ाम से पहले उन्हीं पर फोकस करूंगा, या डी बना होगा जिन क्वेश्चंस पर, तो वो पॉइंट में एक बार ज़रूर देख लूँगा, नज़र मार लूँगा कि इसमें क्या डिफरेंट था। और जिन पर स्टार बना हुआ है तो मेरे अपने सिंबल हैं कि स्टार का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन में सारी चीज़ें अगर कवर हो रही हैं, सारा कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, इंपॉर्टेंट टीचर ने बताया है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप अपनी पढ़ाई करें किसी भी सब्जेक्ट की, तो ऑलवेज़ मार्क इन योर बुक या इन योर नोट्स कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें एक डिस्टिंग्विशमेंट होना चाहिए। नहीं तो आप मान लो एक 500 पेज की बुक पढ़ रहे हो, 1000 पेज की बुक पढ़ रहे हो, या 100 पेज की भी बुक पढ़ रहे हो, वो पूरी की पूरी सेम है, तो रिवीजन में क्या करोगे, वो 100 पेज पढ़ोगे? नहीं, उसकी मार्किंग इंपॉर्टेंट है। उस 100 पेज के अंदर 20 पेज ही होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो एग्ज़ाम में रिवीजन में आपको वो करना है, उसके लिए मार्किंग इंपॉर्टेंट होती है। अब वो कैसे कर सकते हो आप? मार्किंग का सही तरीका है, जब आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा और थॉरोली पढ़ो, तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए, लेट से ये आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो आपका चैप्टर मान लेते हैं 1 है, आप उस चैप्टर को तोड़ो। कैसे तोड़ो? उस पूरे चैप्टर में आपको देखो ये तो पता ही चल जाता है कि कितने टॉपिक्स हैं, तो आप उसके टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। सबसे इम्पॉर्टेंट, उन टॉपिक्स की लिस्ट पे भी आप मार्किंग कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पता होता है कि इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, टीचर ने बताया है, या इसकी वेटेज ज़्यादा है, ये टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो मार्किंग आपको वहाँ पे भी हेल्प करती है। लेकिन जो सेकंड चीज़ इसके साथ आपको ऐड करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ असेसमेंट। आपको अपना असेसमेंट करते रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चैप्टर में कहाँ पर कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। नहीं तो मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम आती है कि आप अपने बुक खोली, आप सोचते हो मैं पढ़ने बैठता हूँ, चलो पढ़ाई करते हैं, 5 मिनट पढ़ने के बाद आपको लगता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यार क्या पढूं, इसमें ये पढूं या वो पढूं, या अचानक से ख्याल आ जाता है यार मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, इसमें तो फिर भी हो जाएगा, वो सब्जेक्ट तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। तो ये क्यों होता है? बार बार स्विच क्यों करते हो आप? सोचो इस बारे में। क्योंकि आपके सामने वो क्लियर रिटन फॉर्म में नहीं है। आपको अपना असेसमेंट ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे करना है मैंने इसका पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है, चेकलिस्ट का तरीका। और अगर आपको वो नहीं लगता कि वो करना है, और थोड़ा दूसरा तरीका बता देता हूँ। चीज़ वही है, आप अपने किसी भी चैप्टर के सारे टॉपिक्स लिखो, टॉपिक 1, टॉपिक 2,
टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6। हर टॉपिक में अपने आप से पूछ के अपने एनालिसिस के हिसाब से एक परसेंटेज मेंशन कर लो, बस इतना काम कर लो और कुछ मत करो। परसेंटेज एज एन आपको अगर लगता है कि टॉपिक 1 मुझे बहुत अच्छे से आता है तो लिख लो 90%। आपको लगता है टॉपिक 2 यार मुझे कम आता है या थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है, अपने हिसाब से, ये देखो आपकी असेसमेंट है, आपको अपने मन में सोचना है, आप उसमें लिख लो 30%। हर टॉपिक को चैप्टर वाइज करना है ये काम, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज कर दोगे तो आप देखना कितना आपको हेल्प मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में। 20% कहीं पर लिख लो, 80% अपने हिसाब से। अब देखो इससे होगा क्या, आप पढ़ने बैठे, एग्ज़ाम में टाइम कम बचा है, आप रिवीजन करने बैठे या अपने एग्ज़ाम की 15 दिन की या 10 दिन की 20 दिन की प्रिपरेटरी लीव में बैठे हो, तो क्या आप फ़ायदा मिलेगा आपको। आपने चैप्टर 1 खोला, जैसे ही चैप्टर 1 खोलोगे आपको तुरंत यहाँ पर दिखाई देगा यार टॉपिक 3 20%, तो अब ये एक असेसमेंट हो गया। तो अब आपको बाकी टॉपिक्स की टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपका अपने हाथ से लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले ऑटोमेटिकली ही टॉपिक 3 पढ़ोगे, उसको 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तो थोड़ा सा भी पढ़ के ना एक कॉन्फिडेंस आता है, तो ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज आपकी बढ़ जाएगी। अब आप इस परसेंटेज को चेंज कर दोगे, अब आपको लगेगा कि टॉपिक 3 तो यार मेरे को अच्छा आ गया है, 60% पर पहुंच गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से ये चैप्टर खोलोगे तो आपको नज़र आएगा यार टॉपिक 2 ये तो 30% पर ही चल रहा है, तो अब आप टॉपिक 2 पढ़ोगे। तो देखो बहुत ही क्रिटिकली अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो ना, अपने सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को इस तरह से पहले तोड़ लो, उसको मार्क करो, मार्किंग अभी से करते रहो, बहुत हेल्प करती है, और उसमें असेसमेंट और ऐड कर लो। तो इन 2 चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं पर्सनली इनको फॉलो करता था और मुझे ये चीज़ें बाद में पता चली कि कितना इफेक्टिव है। स्पेशली सीए फाइनल के अंदर मुझे इन चीज़ों ने बहुत हेल्प करा। सीए फाइनल के अंदर जब मैं पढ़ाई करता था तो अपने बहुत सारे रजिस्टर्स के अंदर जो भी मेरे नोट्स होते थे मैं मेंशन करता था, कहीं पर मैं कुछ लिखता था, कहीं पर मैं कुछ लिखता था, मेरे बहुत सारे सिंबल्स बना लिए थे। कई बार तो मैं खुद ही मेंशन कर लेता था एग्ज़ाम, यानी कि वो मेरा एक सिंबल होता था कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, अपने आप ही ऐसे ही लिख रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें हेल्प करती हैं क्योंकि जब सिर्फ 5 दिन बचे होते हैं, 2 दिन बचे होते हैं, रिवीजन करना है, तो हम सारा नहीं पढ़ सकते। तो वहाँ पर हमारी ये मार्किंग काम आती है, मार्किंग से पहले करा हुआ असेसमेंट काम आता है, और लास्ट मोमेंट पे भी मान लो आप जा रहे हो और आपको दिख गया कि यार ये टॉपिक रह रहा है या इसमें परसेंटेज कम है, तो आप उसको देख लोगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो चाहे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो, इसे ज़रूर फॉलो करना। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी और अच्छी लगी हो मेरी ये बातें, तो प्लीज़ इसको सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्या आप ये दोनों चीज़ें अब अपनी प्रिपरेशन में ऐड करोगे कि नहीं। बाकी मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।